सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, सियासत के एतबार से आज जो अहम खबर है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को आज बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर उनको रोका गया। हालांकि कल ही उनको इजाज़त मिली थी अदालत की जानिब से कि वो 8 हफ्तों के लिए इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आज वो एयरपोर्ट पहुँचे तो इमिग्रेशन जब होने लगी तो उनको रोक दिया गया और उनको बताया गया कि हमारे पास तो इस तरह के कोई अहकामात हमें मौसूल नहीं हुए। पूरा एक प्रोसीजर होता है और उसके थ्रू ही आप जा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से वैसे भी कल बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए जा रहे थे। हुकूमत ने यह कहा था कि हम इस फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब को क्यों बाहर जाने दिया जा रहा है। प्रोग्राम में हम आगे चलकर इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले मुल्क में जो वबा है उस पर बात कर लेते हैं। कोरोना के जो केसेस हैं नाज़रीन, वो 120 अमवात हुई हैं, 4109 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सूरत हाल ये है कि सिंध के अलावा जो दीगर सूबे हैं उनमें आज से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन है। बाजार कारोबार सब बंद है, लेकिन सिंध में आज आखिरी दिन है, आज बाजार खुले हैं। अब सिर्फ 1 घंटा रह गया है और मार्केट्स में जो रश है उसको तो देखकर ऐसा लग रहा है कि लोगों को कोरोना का कोई खौफ, कोई डर ही नहीं है। लगारी साहब, अब बस कुछ ही देर में 6 बजे का टाइम है, मार्केट्स बंद हो जाएंगी सिंध में भी और उसके बाद सिंध भी मुल्क के दीगर सूबों की तरह लॉकडाउन में चला जाएगा। लेकिन सिचुएशन बाज़ारों में ये है, क्योंकि मेरा भी जाना हुआ बाज़ार में किसी ज़रूरी काम से, लेकिन रश जो मैंने वहाँ पर देखा, जो सूरत हाल मैंने देखी, बिल्कुल SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मास्क लोगों ने पहने हुए हैं, वो भी इस डर से कि ज़ाहिर है गार्ड्स रोक देते हैं कि मास्क पहने, लेकिन कोई बाकी के SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। इन लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं। बहुत तकलीफदेह बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुजुर्गों को, बच्चों को साथ लेकर आए हैं शॉपिंग के लिए और एक ऐसे मौसम में आए हैं, ऐसे वक्त में आए हैं, यानी ऐसे हालात में आए हैं कि जब उन्हें किसी भी सूरत में आना नहीं चाहिए था। हर तबके के पास जो भी इंसान पहनते हैं, ऐसे लोग भी हैं इस मुल्क के अंदर जिनके पास साल में 1-2 जोड़े कपड़ों के बनाने की भी इस्तात नहीं होते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं कि जो महीने में कई जोड़े बदलते रहते हैं। ऐसे लोग भी जा रहे हैं कि जिनके कपड़े 40 साल से जो है वो रखे हुए हैं और उन्होंने नहीं अभी लेकिन अब उनको चाहिए ना नए कपड़े। लेकिन ईद पर बिल्कुल नए कपड़े चाहिए, वो बिल्कुल नए रखें भाई। ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए रखे होते हैं, लोग ऐसे भी हैं और जो अपने उन कपड़ों को हाथ में नहीं, बिल्कुल नए फैशन का, नए अंदाज का। देखना फलां आउटलेट जो है उसने क्या दिया है, फलां ने क्या दिया है और फलां जो बुटीक है वो कौन से कपड़े दे रही है, इसके बारे में देखना और उसके बारे में तलाश करते रहना कि कौन सी चीज़ बन रही है, किस तरह की चीज़ आ रही है। फॉर गॉड से कि यार ये इतनी ख़तरनाक बीमारी आई हुई है, इतना ख़तरनाक वायरस है और दुनिया में जो है सैकड़ों नहीं, अब तो कह सकते हैं कि लाखों अफराद जान से चले गए हैं। बिल्कुल करोड़ों इंसान इस बीमारी में मुब्तला हैं और आपको परवाह नहीं है। आप समझते हैं कि ये आपके साथ जो है खसूसी वो रखा जाएगा, लेकिन फितरत भी अपना एक अमल रखती है। हम फितरत के इस अमल को नहीं, अगर हम फितरत का एहसास नहीं करेंगे तो फिर फितरत भी हमारा एहसास नहीं। बात ये कि हर चीज हुकूमत ने तो नहीं करनी ना, हुकूमत तो लॉकडाउन ही लगा सकती है ज्यादा से ज्यादा, ये कह सकती है। नहीं, लोग क्या चाहते हैं कि हुकूमत जो है फिर पुलिस भेजे और फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी भेजे जो लाठियां लेकर आए और फिर लाठी चार्ज करें और कहें कि जनाब अब चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो भाई आप खुद ही निकलो बाहर। ऐसा ही है। क्या जरूरी है कि 6 बजे तक आपने जो है वो रहना है कि दुकान के अंदर, और दुकान वाला भी ये चाहेगा कि गाहक 4 बैठे होंगे तो फिर हम रियायत ले लेंगे कि जनाब देखें कुछ देर और बैठने देना, हमें हमारा धंधा चल रहा है। 6 बजे के बाद तो अक्सर ही होता है, शटर तो गिरा दिए जाते हैं, लेकिन वो नहीं होगा नहीं। मेरे ख्याल में अब सख्ती जो है वो बहरहाल करनी पड़ेगी हुकूमत को भी और लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी ज़िंदगियाँ इतनी महफूज नहीं हैं और वो किस गज़ब की बात है कि आप बच्चों को, अपने फैमिली के लोगों को साथ लेकर आप इस तरह से चल रहे हैं कि जैसे आपने इस वबा के बारे में सुना ही नहीं, जैसे मालूम भी नहीं है कि क्या हुआ है। जाकर इंडिया की हालत देखें कि हर घर का, हर फैमिली का एक शख्स जो है वो ज़रूर अस्पताल के अंदर है या वो मुतासर हो चुका है या पॉजिटिव हो चुका है। और सख्त वो जो वायरस है वो तो बहुत ही सख्त है। अल्लाह हमारे अजीज़ दोस्त, हमारे साथी फैसल अजीज़ खान को ज़िंदगी दे और वो भी काफ़ी दिनों से, अगरचे वो नेगेटिव हो चुके हैं लेकिन उनकी
सेहत अब भी ऐसी नहीं है कि वो दफ्तर आ सकें या बैठकर वो काम कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसका अंदाज़ा होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उन्हें बरतानवी वायरस जो है वो मुतासर किया है, और ये वायरस जो है वो आप समझते हैं कि आपको टाइम देगा और आपको जो है वो इस तरह चलने देगा। यार अपने ऊपर रहम करें प्लीज़, अपने ऊपर रहम करें, अपने बच्चों पर रहम करें, अपनी फैमिली पर रहम करें, दोस्त अहबाब पर रहम करें, अपने बारे में सोचें, ज़िंदगी के बारे में सोचें। क्या ज़रूरी है कि आपकी ये ख़रीदारी आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए एक मुसीबत बन जाए, एक मसला बन जाए? आप आ गए हैं, अब वापस जाएं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है लगारी साहब के सिंध हुकूमत ने भी कह दिया है कल से लॉकडाउन है, लेकिन जो ताजिर हैं उन्होंने ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं हम तो चांद रात तक कारोबार खोलेंगे क्योंकि यही तो हमारे दिन होते हैं, या तो हुकूमत हमें कोई रिलीफ दे। तो फिर अब अगर ये ताजिर और हुकूमत आमने सामने नहीं आ जाएंगे? ताजिर और हुकूमत आमने सामने आ रहे हैं, ये एक मामला उनका है कि उन्हें बिजनेस करना है। उन्हें अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कि उन्हें पता चले ना कि कफन बेचने का बिजनेस बाकी रहेगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। यानी यार आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इन दिनों में बहुत कुछ कमा लिया है, आप अगले साल कमा लीजिएगा, कोरोना ख़त्म हो आप सारी ज़िंदगी कमाइए और बहुत ज़्यादा कमाइएगा। लेकिन ये दिन ऐसे हैं कि आपको ख्याल करना है। ये हम अभी सुन रहे थे कि गुजरांवाला में जो है लोगों ने खिलाफ वर्जी की है, बलूचिस्तान में जो है क्वेटा में लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और शहरों में लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उन्होंने अपना कारोबार खोल दिया है। तो ये हुकूमत को उस एंड तक ला जा रहे हैं। हम इस हुकूमत की कारकर्दगी से वैसे ही मुतमईन हैं। अब क्या हम हुकूमत को ये कहें कि जाओ लाठियाँ लेकर और लोगों को जो है बाज़ार बंद करो, और हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हुकूमत जाएगी और बाज़ार बंद कराने के लिए सख्ती करेगी। फ़ौज को बुला लिया गया है कि जनाब वो इस सारी सूरत हाल को संभालने के लिए हमारा साथ दे। सिक्योरिटी इदारे यहाँ चल रहे हैं, रेंजर्स का यहाँ मूवमेंट होगी। तो आपने क्या ज़बरदस्ती मरने का तय कर लिया है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपके बच्चों को कुछ हो, आप क्यों ऐसा करते हैं? ये होती रहेगी ख़रीदारी। और कारोबार करने वाले भाई, आपका कारोबार अल्लाह उसको चार चांद लगाए, लेकिन इस मरतबा कोरोना है, आप आगे कमा लीजिए। अच्छा, 16 मई तक तो लॉकडाउन है, लेकिन लगाई सब ईद के बाद बहुत सारे लोगों की शादियां भी होती हैं, और ऐसा होता है बड़ी ईद के बाद भी होता है, छोटी ईद के बाद भी होता है। तो शादी हॉल्स अगर बंद होंगे तो आपको नहीं लगता कि SOPs के तहत हुकूमत को हॉल्स खोलने पड़ेंगे, कोई ऐसा फैसला करना पड़ेगा? क्योंकि जिनकी डेट फिक्स है अब वो क्या करेंगे? वो सब्र करें एक, और नंबर 2 ये कि वो जो रस्में हैं शादी की, कदीम ज़माने की रस्मों को करें कि 4 आदमी बैठ जाते थे, निकाह होता था, और निकाह बाकायदा एक वो इजाब और कबूल निकाह है। उसके बाद आप जो हैं अपने एक घर से दूसरे घर चले जाएं, ये आपका हो गया है। इससे ज़्यादा कि आप ना करें कि जनाब हमें जो है वो पूरे का पूरा एक बैंड भी बजे, एक म्यूज़िक भी बजे और एक मेहमान भी आए। कुछ लोग इसके ऊपर अमल कर लेंगे, लेकिन जो शादी हॉल्स मालिकान हैं उनका कहना ये है कि हम ईद के बाद लाजमी हॉल्स खोलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि वो खोलेंगे, अपने हर आदमी अपने रिस्क पर काम करेगा ना। मसला ये है कि जब 2 चीज़ें हैं, एक तो हुकूमत है और एक कोरोना है। कोरोना का मुकाबला करेंगे या हुकूमत का मुकाबला करेंगे? वो क्या करेंगे? हमें अफसोस है कि उनका कारोबार बंद, हम इस बात से खुश नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दिल में कोई ऐसे डड्डू नहीं फूट रहे हैं उनके कारोबार बंद होने से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। हम चाहते हैं कि उनका कारोबार हो। यार इस बीमारी को देख लें, इस वायरस को देख लें, इसकी संगीनी को देख लें, दुनिया भर में होने वाली तबाही को देख लें। ऐसा ही है। क्या हम होंगे तो कारोबार होगा ना। आप होंगे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आपके शादी हाल को जो है और आबाद रखे, हमेशा के लिए आपका कारोबार चलता रहे और हमेशा यहाँ पर खुशियाँ, आपके हाल के अंदर खुशियाँ चलती रहें। लेकिन अगर कोरोना मौजूद है और खुशियाँ अगर गमियों का सबब बने तो फिर ऐसी खुशी से गमी की तरफ जाना तो ठीक नहीं है। फिर आप ख्याल करें। अच्छा, एक्सपो सेंटर कराची में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। 5 रोज़ के अंदर अंदर उसको बनाया गया है। तो सिंध हुकूमत को तो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है कि लोगों को जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन लग जाए, लेकिन लोग भी आपको लगता है उसी स्पीड से वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं? मेरे ख्याल है कि लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं लगवाने गया था 1-1.5 हफ्ता पहले वैक्सीनेशन के लिए। मैं और मेरी वाइफ गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा रश था। हमने उनके साथ खड़े होकर सारा इंतज़ार करने के बाद हमने जो है वो वैक्सीनेशन करवाई है। उसका एक प्रोसेस है, आपको उससे गुजरना है, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। आप रजिस्ट्रेशन तो आपकी हो जाती है, आप 1166 पर फ़ोन करते हैं,
आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और पहले 60 साल से ऊपर के लोगों की हो रही थी, फिर 50 साल से ऊपर के लोगों की हो रही थी, फिर 40 साल के ऊपर के लोगों की हो रही थी, फिर उसके बाद 30 से ऊपर वालों को आएंगे लाएंगे। और वो इन्होंने मराकज़ कायम कर लिए हैं। मराकज़ जो है उन्होंने पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा मराकज़ सिंध हुकूमत ने कायम किए हैं और सिंध हुकूमत ने इसको नोटिफाई किया है। बहुत ज़्यादा मराकज़ कायम किए हैं और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी जा रही है। कोरोना जब से आया है सिंध हुकूमत हर मामले में आगे होती है। इस मरतबा भी जो सबसे कम शरह है कोरोना की वो कराची में है या हमारे दीगर सिंध के दीगर शहरों में है, वो अब भी कम है। दीगर शहरों को और मुल्क के दीगर सारा मुल्क हमारा है। एक एक इंच हमारा है, एक एक गली, एक एक शहर, एक एक मोहल्ला, एक एक गाँव, एक एक बस्ती, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, सराइकी बेल्ट हो, बलूचिस्तान हो, कोई भी हो, वो हमारा है, सिंध हमारा है। तो जहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं वहाँ कोरोना से जल्दी मुसीबत से जान छूटने के इम्कानात हैं। लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लोगों को और आगे बढ़ना चाहिए, अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए और हुकूमत को और ज़्यादा इंतज़ाम करने चाहिए। यहाँ पर यौमिया 30,000 अफराद को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। कोई ऐसे मामूली बात तो नहीं है। बात तो नहीं, बिल्कुल। ये जो सेंटर है ये पहले भी था लेकिन इसको करंटीना सेंटर बना दिया था। अब दोबारा से इसको इन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया सिंध हुकूमत ने। बड़ी अच्छी बात है। लगाई साहब, बरतानवी वैक्सीन ऑस्ट्राजेनेका की पहली खेप भी पाकिस्तान पहुँच गई है। 12,48,400 खुराकें इसमें शामिल हैं। तो और पाकिस्तान खुद भी एक कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहा है, वो भी ट्रायल के मराहिल में। पाकिस्तान ने बना ली है, अब उसको मार्केटिंग करना बाकी है। और उनका कहना यह है कि हम कैसे करेंगे लोग जो पाकिस्तान में वैक्सीन बनी है उसके ऊपर? लगता है आपको कर लेंगे लोग ट्रस्ट जो पाकिस्तान में वैक्सीन? नहीं, आपके पास कौन सा ऑप्शन है? आपको ट्रस्ट करना है भाई। या जो बाकी जो वैक्सीनेशन हो रही है आपकी, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके चंद महीनों के अंदर अंदर आपको 5-6 जो है उसको वैक्सीन कराने पड़ते हैं, तो आप कराते हैं ना। यहाँ से ही बनती हैं ये सारी की सारी दवाएं। यहाँ पर हमारे जो कंपनियां हैं, दवा साज कंपनियां, वो बना रही हैं। उनकी कीमतें जो है वो तो एक और मरहला है और एक और बात है। हमारी ये ख्वाहिश है कि कोरोना का जो है वो लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन होनी चाहिए। बहुत बड़ी आबादी है और हुकूमत के पास हेल्थ सेक्टर में इतना कुछ मौजूद होना चाहिए कि वो लोगों को ये फैसिलिटी दे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आप इस बीमारी से जल्द अज जल्द निकल सकें। जैसे चीन से आई थी जब वैक्सीन, तो उसके ऊपर भी लोगों ने थोड़ा मुश्किल से एतबार किया था। कुछ लोगों को लग गई, इसके बाद लोगों ने लगवानी शुरू की। अब जो पाकिस्तान में नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी ठीक ही बनी होगी। हम क्यों इस तरह से? नहीं, हम तो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ लोगों का ट्रस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है। गलत बात है ना यार। लोग पर अफवाहें इतनी होती हैं सोशल मीडिया पर, जब हम देख रहे होते हैं इतनी तकलीफ दे होती हैं, इतनी तकलीफ दे होती हैं कि आप पता नहीं किस तरह से जाहिल मुतलक मुझ जैसे लोग जो है वो बैठकर लोगों को वो मशवरे दे रहे होते हैं कि नहीं जी ये कुछ नहीं है, आप ऐसा कर लो तो आपकी जान छूट जाएगी, फलां कर लो, इस तरह की चीज़ें। और वैक्सीन के बारे में क्या क्या चीज़ें हम अपनी अजीज़ रिश्तेदार ख़वातीन को राज़ी करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है कि भाई लगवा लें, ये वैक्सीनेशन करा लें, इससे आप बीमारी से बच जाएंगे। नहीं भाई, हमने क्या करानी है। अच्छा, उम्र ऐसी हो चुकी है कि उन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी में और नहीं करना है। जो अच्छा कर लिया, काम कर लिया, वो उसके बाद उन्हें कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को करना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए, वैक्सीनेशन करानी चाहिए और अपना ख्याल करना चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब थोड़ी सी सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब को कल इजाज़त मिल गई थी अदालत की जानिब से कि वो 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं इलाज की गर्ज से, लेकिन आज जब वो आए तो उनको इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया। तो इतनी जल्दी क्या थी? पहले पूरा प्रोसीजर मुकम्मल होने देते थे शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद चले जाते हैं? नहीं, अदालत का ऑर्डर तो आ गया था। अदालत का ऑर्डर आ गया था, लेकिन तहरीरी तौर पर वो पूरा होता है ना, DGFIA को भी ख़त लिखना था, उसके बाद एक इजाज़तनामा, वो सारा कुछ होना था। तो थोड़ा सा वेट कर लेते 2-4 दिन। तो कोर्ट को बता दिया था कि फलां तारीख को हमारी जो है वो टिकट हो गया है। मेरे ख्याल में उन्होंने अदालत को ऐसा बता दिया था कि हमारी फलां तारीख को रवानगी है, फलां तारीख का हमारा रिटर्न टिकट बना हुआ है। और कोर्ट ने दे दिया इजाज़त कि जनाब आप बिल्कुल तशरीफ़ ले जाएँ। अच्छा, इसके ऊपर हम अदालती फ़ैसलों पर हम बात तो कर सकते हैं। हमें पिछले जब से ये अदालती फ़ैसले शुरू हुए इस तरह के सियासी मामलात के ऊपर हम कमेंट्स करते हैं, लेकिन खुदा करे कि जितना तेज़ी से बड़े लोगों को इंसाफ मिलता है, अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि जब आम आदमी को भी इसी तरह से इंसाफ मिले। एक आदमी जाए और कहे कि जनाब मेरा बिल्कुल जायज़ मसला है और मुझे ये करना है। मुझे
बहुत हमदर्दी है जनाब शहबाज शरीफ से। वो कैंसर के पेशेंट हैं और उन्हें बहरहाल चेकअप कराना पड़ता है, वो ज़रूर वो करें, उनका इलाज होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होना चाहिए। हुकूमत को भी ये ज़रूर सोचना चाहिए। अब प्लेटलेट्स कम होने पर परेशान थे, भाई कैंसर के पेशेंट हैं, आप जरा और परेशान हो और उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड भी क्लियर है। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे होंगे कि शीरी मज़ारी रोना शुरू कर दें, फिर कहें कि जनाब देखो शीरी मज़ारी रो रही हैं। अब अगर ये शर्त है तो हम बीबी मोहतरमा शीरी मज़ारी से गुजारिश करते हैं, दो आंसू बहाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, शहबाज शरीफ को जाने दिया जाएगा। इस तरह नवाज शरीफ हुकूमत को मसला क्या है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड भी क्लियर है, वो वापस तो आते हैं। नवाज शरीफ साहब नहीं आते, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो आए हैं वापस। नहीं, अब तो वो उनको भी लेकर आएंगे। अच्छा ऐसी कुछ खबरें नहीं, मैं वैसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ। अब तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत सी चीज़ें मुतवक्के हैं। ईद के बाद हालात जो हैं वो एक जैसे नहीं रहेंगे, और जो कुछ कारकर्दगी रही है इस हुकूमत की, जो कुछ इस हुकूमत ने डिलीवर किया है, अब तो हम देख रहे हैं कि वो लोग भी जो इनको ढोल बाजे के साथ लेकर आए थे इक़्तिदार में, वो भी परेशान हैं। हमने बहुत से दोस्तों की ऐसी वीडियोस भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। हम तो बदकिस्मती ये है कि हम जब से ये आए हैं इक़्तिदार में, हमने इनके ऊपर नज़र रखी हुई है और हम मुसलसल बोल रहे हैं। अब वो हमसे भी आगे निकल गए हैं, वो तो बिल्कुल उन्होंने हद क्रॉस कर दी। उन्होंने कहा कि ये तो अब एक दिन भी रहें तो बहुत मुश्किल है। वो जो इनके दिफा में खड़े हुए थे, यानी 15 दिन पहले, 1 महीना पहले जो लोग इनके दिफा के लिए दूर दूर से अपने दलाइल लेकर आते थे, अब वो हटाने के लिए बहुत बेताब है कि जल्दी से इनसे जान छूटे और चले जाएँ। ये है सूरत हाल। तो अब इलेक्शन अपना बजट पेश होने के बाद कुछ वाक़यात, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो सकती हैं कि जो चीज़ें जो हैं ये 2 महीने के लिए गए हैं, शहबाज शरीफ 2 महीने के अंदर ही वापस आएंगे, लेकिन चीज़ें बहुत आगे भी बढ़ रही हैं। अभी देखें जा भी पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, अभी गए नहीं हैं। नहीं गए नहीं हैं, लेकिन चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अदालतों को आप क्या करेंगे, लेकिन जो एक बात है, अब शहबाज शरीफ साहब इलाज के घर से बाहर जाना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब भी इलाज के घर से ही बाहर गए, इतनी दफ़ा ये लोग इक़्तिदार में आए। आम आदमी तो ये सोचता है ना कि इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, इन्होंने ऐसे कोई हॉस्पिटल्स नहीं बनाए, इस तरह की कोई चीज़ नहीं, हॉस्पिटल मौजूद है भाई। तो ये यहाँ से क्यों नहीं इलाज? मैं ये कहता हूँ कि कैंसर के एक आम आदमी क्या जा सकता है बाहर इलाज कैंसर का हॉस्पिटल तो शौकत खाना मौजूद है। अब शौकत खाना में कैसे शहबाज शरीफ साहब जाएँ? एक बड़ा किसी और हॉस्पिटल में चले जाएं। ये लोग जब इक़्तिदार में थे ऐसे हॉस्पिटल्स बनाते हैं ना जहाँ पे इनका भी इलाज है ना। मैं बता रहा हूँ ना कि शौकत खाना कैंसर के मरीजों के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल है, और कई लोग उसमें तंदुरुस्त होकर ज़िंदगी में वापस भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। और इमरान खान को यही काम बहुत अच्छा लगता है, वो इसको और ज़्यादा वुसअत दें और ज़्यादा फैलाएँ। अगर सियासत का कोई और ज़्यादा शौक़ है तो देख लें, लेकिन असल काम तो उनका वही है कि निमल को भी और आगे बढ़ाएं और शौकत खानम को भी और आगे बढ़ाएं। बड़ा काम है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आम आदमी तो नहीं जा सकता ना इलाज के घर से बाहर, उसको अगर कैंसर है तो क्या वो जा सकता है ऐसे बाहर? ये तो इक़्तिदार में रहे, और नहीं बनाए ऐसे हॉस्पिटल। सजा याफ्ता बीमार का तो वो जहन में भी ना लाए, सोचे भी नहीं कि अगर कोई शख्स कैद में है और असीर है और उसको कोई भी बीमारी लग गई है, एक तो ये कि उसको अस्पताल, उसको जेल के उससे बाहर नहीं लाया जा सकेगा अगर आम आदमी है, पीछे जाए कि अब मुल्क से बाहर चला जाए, ऐसा तो आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। और ये तो मुल्जिम है, नवाज शरीफ साहब तो मुजरिम डिक्लेयर हो चुके, तो उसके बावजूद क्या तो कोई आम आदमी जो जेल में है, जो मुजरिम डिक्लेयर हो चुका है, वो जा सकता है? 20 गुजर गया ना, 19 में गए थे ना, पूरा 20 गुजर गया। जनवरी 1 जनवरी से मैं यूके में था 2020 में, 2021 गुजर गया, अब मई का महीना आ चुका है, पहले वो उससे पहले नवंबर में अक्टूबर में चले गए थे, तो अब ये 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। तो उनको मेरे ख्याल में 4 हफ्ते के लिए कहा गया था, ऐसा ही है। तो 1.5 साल गारंटी भी दी थी शहबाज शरीफ साहब। सुने ना, वो 4 हफ्ते के लिए गए थे, ये 8 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तो इनकी मुद्दत ज़्यादा होगी ना भाई। ये तो 3 साल तक नहीं आएंगे ना, 1.5 साल तक वो नहीं आए, तो ये 3 साल तक ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 महीने की मुद्दत पूरी होने से पहले वापस आ जाएं, 8 हफ्ते की मुद्दत जो है वो उससे पहले आ जाएं, और आपके सियासी अमल में बड़ा किरदार अदा करें। उनका किरदार मौजूद है सियासत। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद पीडीएम में अभी शहबाज शरीफ साहब का किरदार होगा, अभी वो जेल से बाहर आए हैं, तो अभी शायद पीडीएम, अब मेरे ख्याल में पीएमएलएन की ज़रूरत नहीं रही है। उन्होंने अपने बहुत से मामला जो हैं निगोशिएट कर लिए हैं,
उनके बड़े बड़े मुतालबे पूरे हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्या? पीपल्स पार्टी है, पीडीएम का हिस्सा रहेगी आगे जाके? नहीं, पीपल्स पार्टी को तो चाहते नहीं है ना वो आए। अब पीडीएम जो है वो अकेले इस वक्त मौलाना फजल रहमान है, वो नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ साहब से मिलने आए, शहबाज शरीफ के पास टाइम नहीं था और वो मौलाना फजल रहमान जो है वो उनसे नहीं मिल सके। मौलाना फजल रहमान से राजा परवेज़ अशरफ साहब मिल चुके हैं, हालांकि उनको बाहर बिठाया हुआ है और साथ में उनको रोज़ाना मुख्तलिफ गालियाँ सुननी पड़ती थी कि बाप के पास तुम चले गए और बाप के साथ ये कर लिया, यानी लोगों को इस तरह की मौलाना भी बातें सुना रहे थे और वो भी। अब सारे के सारे जो हैं वो सब सलामियाँ हो रही हैं, सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। अतः वो तो जिसको कहते हैं कि ये फलां बड़े ओहदे पर बैठे हुए इस बड़े आदमी को एक तरफ कहते हैं, नाम लिया जिनका नवाज शरीफ साहब ने, उनको हटा दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि सूरत हाल बहुत आगे जा रही है ना, बहुत आगे जा रही है सूरत हाल। तो फिर वो वाली बात जो हम बार बार करते हैं शेख रशीद साहब वाली, वो कहते थे मौलाना की मुझे फिक्र है, ये अकेले रह जाएंगे, बाकी सब ने अपना अपना काम कर लेना। नहीं, मौलाना ये तो मौलाना ने एक दफ़ा ख्वाहिश जाहिर की थी, हमारा नहीं कहना है, वो तो खातून जो हैं वो अमरीकी सफ़ीर, उन्होंने कहा था कि मौलाना ने कहा था कि हमें भी आजमाएं, आप हमें भी वज़ीर आज़म बनने का मौका दें तो हम भी कुछ डिलीवर करके बताएं। तो अब फिर ये उनके ज़रिए ही मालूम हुआ था कि शायद अमेरिका का ही किरदार होता है, हम लोग वोट जो जाकर देते हैं, हमारा किरदार तो बस ऐसे रस्मी सा है कि हम कम अज़ कम ये फ़र्ज़ पूरा करें कि हमें भी दिल में हो गया हमने भी वोट डाला था। लेकिन असल बात तो यह है तो फ़ैसला कोई और करता है और वो कहीं आकर पहले कान में कहा जाता है कि अगला वज़ीर आज़म फ़लाँ होगा, उसका नाम ले लिया जाता है। तो इस तरह से वो हो भी जाता है, इसलिए कि बड़े जादूगर तो वो हैं जो ऊपर से आर्डर देते हैं। तो अब भी चीज़ें इस तरह से हैं, जिस तरह से उन्होंने नाम लिए थे और उनमें से एक अहम नाम को एक तरफ कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें मुख्तलिफ समत पर चल रही हैं। और ये जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, ख़ास तौर पर जो परदेसी बैठे हुए, परदेसी अब उड़ने के लिए अपने पर संभाल रहे हैं और अपने परों की वो देख रहे हैं कि ठीक हैं, उड़ने के काबिल हैं कि नहीं है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं और इससे जब हम वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के हवाले से बात करेंगे। 5 मुआहिदों और 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर चुके हैं वज़ीर आज़म। कैसा है उनका ये दौरा, कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और मुख्तलिफ मुफाहमतों की यादाश्तों पर दस्तखत लगारी साहब उन्होंने किए हैं। उनका ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल होगा, इस पर तो हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले ये जो वफ्द गया है उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, इमरान इस्माइल, फैसल जावेद, शाह फरमान, अलीम खान, खातून अव्वल भी गई हैं। इन सब लोगों का साथ जाना क्यों इतना ज़रूरी था? एक तो ये कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म के साथ अगर ज़्यादा वज़रा हैं, ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो वो उनका मुशावरत करनी होती है, बहुत से लोगों पर बहुत से ख़ास मामलात पर बात करनी होती है। कोई ख़ास अगर रेफरेंस चाहिए होगा तो उसके ऊपर मौजूद होंगे। हमें हर चीज़ पर जो है वो एतराज़ और हर चीज़ पर तनकीद और मेन मेख निकालना ये ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म के साथ बहुत से लोग जाया करते हैं, माजी में भी ये रहा है। माजी में 60 अफराद के वक्त भी गए हैं इस मुल्क में। पता चलता था कि पूरा तैयारा जो है वो जा रहा है और पूरे तैयारे के साथ लोग जा रहे हैं। और उस वक्त तो ऐसा भी होता था कि कम अज़ कम आधे तो सहाबी हुआ करते थे। वैसे ये इस पूरे के पूरे 45-46 साल दौर के अंदर किसी एक वक्त सरकारी वक्त में मैं नहीं गया हूँ और मुझे इसकी कोई ख्वाहिश भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसे रिपोर्टर होते थे कि जो हर दौरे में साथ जा रहे होते थे। हर दौरे में पिछले मैं 50 साल का रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि उसके अंदर जो है ऐसे लोग भी हैं जो 40-40 मरतबा 50-50 मरतबा गए हैं। और उनका क्या काम होता था, सहाफ़ियों का जो यहाँ से जाया करते थे। और ख़बरें तो वो नहीं देते थे, ख़बरें तो वही होती थी जो APP जारी करती थी, सरकारी न्यूज़ एजेंसी देती थी। ऐसा ज़माना भी होता था ना कि मार्शल के दौर में, जनरल ज़िया के दौर में उसमें रिपोर्टरों ने क्या खबर देनी है, साथ जाते थे ताकि वहाँ से सयाहत हो जाए। कुछ लोग सयाहत के लिए भी जाते थे। और इस तरह से वज़ीर आज़म के साथ जो वफ्द के अरकान होते हैं, कुछ लोग यकीनन
बहुत ज़रूरी होता है उनका होना, और वो बाकायदा जो हुकूमत के अंदर शामिल लोग हैं जो उनके साथ टीम का हिस्सा हैं। अब फैसल जावेद उनकी टीम का हिस्सा है, वज़ीर आज़म की, हमें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन उनकी टीम का हिस्सा है तो वो तो जाएंगे। इमरान इस्माइल गवर्नर हैं, और गवर्नर से अगर किसी सिंध के मामले पर कोई बात करनी है, कोई ख़ास इशू है पर्टिकुलर, वो गवर्नर को मालूम है तो वज़ीर आज़म उनसे क्यों ना पूछें। हमने ज़रूरी है कि उनकी मुखालफत ही करनी है कि नहीं जी नहीं, ये कहाँ से चले गए, इनको क्या करना था, इनकी कौन सी चीज़ ऐसी थी, नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आज़म का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात है उस लिहाज से? मेरे ख्याल में बहुत अहम दौरा है, और पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात खुशगवार रहे हैं। हमारे वर्कर्स के लिए वहाँ बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनकी जॉब्स के ख़त्म होने के खदशात बढ़ रहे हैं, और उनके हमारे यहाँ पूरे सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारात ये दो ममालिक हैं जहाँ हमें बड़ा रेमिटेंसेस मिलते हैं। तो वज़ीर आज़म को मेरे ख्याल में पर्सनली तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वैसे भी ज़्यादा करीब है उनके दिल से, तो वो चाहे अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का हिसाब दें या ना दें इलेक्शन कमीशन को, वहाँ से जो भी हो, लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बारे में या उन लोगों का वज़ीर आज़म के बारे में अच्छे ख़यालात होते हैं। हमने जहाँ जहाँ भी बाहर लोगों से मिलते हैं तो मालूम होता है कि उनको बहुत सी उम्मीदें हैं। अब भी जहाँ हमारी उम्मीदें तो बहुत पहले से दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन उनको उम्मीदें हैं, तो उनके मसाइल हैं। अच्छा। और अगर उनके मसाइल को ये हल करा पाते हैं, जनरल ज़ियाउल हक का मुझे एक जुमला याद है, आपके इस गुफ्तगू में टाइम मैं ज़्यादा ले पा रहा हूँ, वो एक ख़ास जुमला था, मुझे याद है कि वो सऊदी बादशाह शाह फहद के साथ बैठे हुए थे, और वहाँ से ये शिकायतें भी आई कि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपने वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी यहाँ रह जाते हैं, जो उनका वीज़ा होता है उम्रे का वो करने के बाद। तो जनरल ज़िया ने आराम से कहा था कि जो लोग अपने वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अगर सऊदी अरब में रह जाते हैं तो उनको उठाएं और समंदर में फेंक दें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। ये बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के सामने, टेलीविज़न के कैमरों के सामने, तो इस तरह भी कहा गया है पाकिस्तानियों के बारे में, उठाएं और समंदर में फेंक दें। अगर पाकिस्तानी ऐसे जो उम्रे से ज़्यादा, लोगों का क्या होता था, लोग ये सोचते थे कि हम रमज़ान शरीफ में गए हैं, उम्रा कर रहे हैं, अब इसके बाद जो है वो शिवाल और ज़िकात सामने है, फिर ज़िकात के बाद ज़िलहज आ रहा है, हम हज भी कर लेंगे और हज करके आ जाएंगे। तो उनके बारे में जनरल ज़ियाउल हक ने यह कहा था कि उनको उठाकर समंदर में फेंक दें। कम से कम इमरान खान ये नहीं कहेंगे कि जनाब हमारे जो लोग हैं उनको समंदर में फेंक दें, बल्कि वो ये कहेंगे कि जनाब उनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको रोज़गार करने नहीं दिया जाए। यहाँ हो क्या रहा है कि बाहर से और लोग पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, और फिलिपाइन से, बांग्लादेश से, बर्मा से और दीगर श्रीलंका से और दूसरे इलाकों से लोगों को लिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी एफर्ट होगी अगर इमरान खान कामयाब होते हैं, लोगों को वहाँ पर उनका रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ हो, वो रह पाएँ बेहतर तौर पर, और अगर कोई कानूनी हिच्चे हैं तो उनको दूर कर दिया जाए। याफ्ता मुजरिमान के तबादले के हवाले से भी याद, ये अच्छा एक वो हुआ है। उनके कौन से हमारे पास बैठे हैं, और हम कौन से ऐसे तुरम खान हैं कि हम सऊदियों को अपनी जेलों में रख सकेंगे, ना तो हमारी हिम्मत है ना हमारी जुर्रत है। हमारे लोग होंगे वहाँ पर सऊदी अरब के जेलों में, इस माहदे का फ़ायदा हमें होगा, सऊदी अरब को कौन सा फ़ायदा होना। सऊदी अरब तो वैसे फ़ोन उठाएगा, हमारे कैदियों को छुड़वा कर ले जाते हैं, वो तो जहाज़ों में लाद कर लेकर जाते हैं सऊदी अरब वाले, तो वो तो बिल्कुल दूसरे हैं। तो सऊदी तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक माहदा ये है कि जी वो सऊदी अरब में अगर जो पाकिस्तानी कैद हैं उनको अगर रिहाई के लिए या उनके प्रोसेस के लिए अगर हुकूमत कुछ काम करती है तो ये एक अच्छी बात हो। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान साहब के नाम से एक मस्जिद भी बनाई जाएगी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में जो ये मौजूदा शाह फैसल मस्जिद है, ऐन उस वक्त मैं मौजूद था जब इसका इफ्तिताह रखा जा रहा था। जब इसका इफ्तिताह रखा गया शाह खालिद आए थे। शाह ये है 1976 की बात है, अक्टूबर 1976 की, और मैं ऐन उस वक्त इस जगह पर मौजूद था। मैं उस सहाफ़ियों की तरफ से उसको कवर करने के लिए था कि जी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शाह खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ जो शाह फैसल के छोटे भाई थे, शाह फहद से बड़े थे और जो बादशाह थे उस वक्त के, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। तो हो सकता है अब शाह सुलेमान के नाम से भी एक मस्जिद बन रही हो। हमारे लिए तो एक सैम्बल जो है, अब हम इस्लामाबाद अगर दिखाना हो तो हम दिखाते हैं शाह फैसल मस्जिद, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हमारे लिए
अगरचे हमारे और भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हमारे पास रावल डैम है, हमारे पास शक्करपुड़ियाँ है, हमारे पास दिखाने के लिए और भी चीज़ें हैं, लेकिन एक निशानी हमारी शाह फैसल मस्जिद भी है। हो सकता है कि अब इनका ख्याल हो कि नहीं, एक शाह सुलेमान मस्जिद भी हमारी होनी चाहिए। जो इसको देखकर तो यही लग रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि अदालत ने कह दिया नैब साबित करे जो इल्ज़ामात लगाए हैं नैब। बात ये है कि हम पहले से कह रहे हैं, अब से नहीं है, जब से नैब का इदारा वजूद में आया है, इसमें खसूसी कानून बनाया गया है कि इल्ज़ाम लगाया जाता है मुझ पर और मुझसे ही कहा जाता है कि जनाब आप साबित करें कि आपके खिलाफ लगाया गया इल्ज़ाम जो है वो झूठ है। यानी मैं कहाँ से साबित करूँ? इल्ज़ाम आपने लगाया है क्या? और आप लगा रहे हैं कि जी मेरे पास किसी के भी पास, किसी भी शख्स के पास, शहबाज शरीफ के पास, जी इनके ऊपर हमने एक इल्ज़ाम लगाया। अब इसको अपने खिलाफ शहादतें भी वो खुद दें, यानी अगर वो अपने खिलाफ शहादतें खुद नहीं देते हैं तो जब तक वो शहादतें नहीं देंगे वो तो मुजरिम रहेंगे, मुल्ज़िम रहेंगे, आप उनके ऊपर ट्रायल करते रहेंगे या उनको बंद रखेंगे। तो ये कौन सा तरीक़ाकार है? आर्टिकल 10A कहता है, इतना क्लियर है आइन का ये आर्टिकल, कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत किसी भी शख्स को कंडेम नहीं कर सकते। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? आप लॉ ऑफ एविडेंस के बाहर जाकर कोई और लॉ बनाते हैं कि जनाब उस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा नैब, और वो उस बंदे को अपने साबित भी अपने खिलाफ खुद ही करना होगा। नैब की जिम्मेदारी नहीं है कि वो साबित करे। तो फिर ये कौन सा तरीक़ाकार है? ये कौन सा कानून है? ये तो कानून मावराए कानून है, और ये मावराए आइन है। ऐसा कानून नैब का कानून सिरे से कानूनी नहीं है, एब्सोल्यूट ऐसी बात करता है कि जो मुमकिन नहीं होती है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि असासों के बारे में नैब ने कोई सबूत नहीं दिया कि उनका शहबाज शरीफ से क्या ताल्लुक है। मसला ये है कि आप जिस शख्स को गिरफ्तार करके उसकी इतनी मुद्दत लेकर उनको जेल में रख कर आप बैठे रहे, अब तक आपके पास था कुछ भी नहीं, आप ले आते हैं पापड़ वाले को। भाई एक दफा पापड़ वाला दिखा तो दो हमें। आप ले आते हो फलूदे वाले को दिखाओ तो सही यार, हमारी आंखें तरस गई हैं। कोई फलूदे वाला देखें, हम कोई पापड़ वाला देखें, हम कोई इस तरह का देखें, कोई मछली वाला देखें, कोई आलू वाला देखें, कोई पापड़ किसी चीज वाला देखें। ऐसी चीजें रोजाना कहानियां होती हैं, लेकिन हमें बंदा नहीं मिलता है कि जिसको हम देख सकें, हम कहें कि यार ये शख्स इल्जाम लगाने वाला। आप इल्जाम लगाने वाले को भी नहीं दिखाते, इल्जाम भी नहीं दिखाते। आप कहते हैं कि ये फलां शख्स चोर है, चोरी का कुछ सबूत भी नहीं देते, और साथ में ये भी कहते हैं कि चोरी के खिलाफ, चोरी के बारे में सबूत ये खुद दे जिस पर हमने इल्जाम लगाया। लेकिन अब शायद नैब थोड़ा सा सोच समझ कर ही करेगा इस फैसले के आने के बाद। शकायल लगाई साहब, टाइम कम है। काबिज फौज ने मस्जिद अक्सा में कल जो निहत्ते रोजेदारों के ऊपर क़यामत ढाई, जुमातुल विदा, और जाके निहत्ते रोजेदार जो नमाज पढ़ रहे थे उनके ऊपर जाकर कर दिया। और जिस तरह की इंटरनेट के ऊपर पिक्चर्स आ रही हैं वो देख कर दिल को कुछ हो रहा है। इतना जुल्म। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामी बिरादरी, इस्लामी ममालिक क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ये दस्त निगर होकर रह गए हैं। इनके अंदर से वो खुददारी ख़त्म हो गई है। इनके अंदर एक कौम होने का जज्बा, यानी मैं नहीं कहता हूँ कि ये अरब और अजम सब एक ही हैं यार, एक मसले पर तो आप लोग एक हैं ना। बिल्कुल। अब उस एक जगह पर तो ना दो इशूज हमेशा रहे हैं इस्लामी दुनिया के पिछली आधी सदी से ज़्यादा अरसे से। वो एक कश्मीर का इशू, एक फ़लस्तीन का इशू। इस्लामी बिरादरी ने दोनों इशू से हाथ छुड़ा लिया है, कोई ताल्लुक नहीं है जी। ये जो चला रहे थे मूवमेंट, ये कुवैत में थे। यानी आज से 50 साल से भी पहले हमारे जनाब यासिर अरफात साहब कुवैत में थे, और कुवैत में उन्होंने PLO बनाई थी। उस वक्त इस्लामी ममालिक साथ दे रहे थे आज़ादी के लिए, वो जिद्दोजहद कर रहे थे। बहुत सी तंजीमें थीं, PLO भी थी, अल फतेह भी थी, जहाज हब्बाश भी थे, एडवर्ड साइड भी थे। फ़लस्तीन के बहुत से लोग थे जो फ़लस्तीन के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। और उसमें ये नहीं था कि वहाँ जो मुसलमान फ़लस्तीनी हैं वो कर रहे थे, बल्कि ईसाई फ़लस्तीनी भी साथ मिलकर कर रहे थे, और दीगर फ़लस्तीनी भी जो फ़लस्तीन के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। उनके सब पर आप तमाम इस्लामी बिरादरी आँखें फेर कर एक तरफ होकर बैठ गई। जब वहाँ पर ब्लैक सितंबर हुआ तो हमने आंखें बंद कर ली। ब्लैक सितंबर में, अब इस वाक़े की तफसील में नहीं जाता, हमारा शर्मनाक किरदार है। हमारा किरदार शर्मनाक है, हमें डूब मरना चाहिए, ऐसा किरदार है हमारा।
और फिर उसके बाद सबरा और शीतला में जो कत्लेआम हुआ, जिस बेदर्दी से खून बहाया गया, जिस तरह से औरतों की और जिस तरह से बच्चों की इस तरह से बेदर्दी से खून बहाया गया, मारा गया है, कत्ल किया गया है, आप सोच भी नहीं सकते, हम उसका तस्वर भी नहीं कर सकते, ऐसे किया गया। और ये जो गुज़श्ता रोज़ हुआ है, हमने छोड़ दिया उनको रहमो करम पर। ठीक है, जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप कर दे वो ठीक है, जो फैसला जो है वो कर दे अपना नेतन्याहू कर ले वो ठीक है, जो बैगन कर दे वो ठीक है, जो गोल्डा मेयर कर दे वो ठीक है, जो मोशेदान कर दे वो ठीक है, जो शेरून कर दे वो ठीक है। अब सारे के सारे फ़लस्तीन के जो और अमरीकी हुकाम जो फैसला कर दे वो ठीक है, अपने फैसलों पर अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लेना, मुसलमान बिरादरी चुप करके बैठे, ये उनके लिए। अब क्या होता है, हमारे वो जो मुसलमान उलमाए कराम इस मुल्क के जो दीन के सबसे बड़ा जिम्मेदारी ले रही हुई थी, वो कहाँ हैं? वो जो कहते थे कि हम मिलियन मार्च करेंगे, वो कहाँ हैं? बिल्कुल। अच्छा, वो आवाज तक नहीं निकालते हैं हमारे लोग, वो लोग जो फलस्तीन के। इसलिए मुमालिक ने वो दरवाजे बंद किए हैं, अरब मुमालिक ने इनके वजीफे भी बंद कर दिए हैं, अब ये चुप करके बैठे हुए हैं। वजीफा जारी था तो सब कुछ चल रहा था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा लगा, इस सब टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। चंद रोज़ पहले जो इंडिया में 2 अफराद से 7 किलो कुदरती यूरेनियम गैर कानूनी तौर पर रखने के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने बड़ी तशवीश का इजहार किया, कह रहे हैं ये तो बड़ी अजीब। पाकिस्तान ये मामला आलमी बिरादरी में क्यों नहीं लेकर जाता है कि प्राइवेट शख्स के पास यूरेनियम मौजूद है भाई, अगर उसके पास मौजूद है तो पाकिस्तान इस मामले को, वहां से सबूत आ रहे हैं, तो क्यों पाकिस्तान इस मामले को लेकर आलमी बिरादरी के पास नहीं जाता है? अब आप ये बताएं कि अगर सिविलियंस अपने पास यूरेनियम रखते हैं और इनरेज यूरेनियम रखते हैं तो फिर आपके पास दुनिया का मुस्तकबिल क्या है? सही बात है। फिर दुनिया, उनके लिए कौन सा मसला है फिर बम बनाना? बिल्कुल। अगर प्राइवेट लोग बम बनाना शुरू कर देंगे तो फिर हो गया काम आपका। फिर क्या उनको कहाँ इस्तेमाल करना है? क्या मोदी हुकूमत ऐसा कर रही है कि इंतहा पसंदों को यूरेनियम दे रही हो ताकि वो जो है खतरनाक बम बनाएं और इस्लामी मुल्कों पर गिराना शुरू कर दें? बिल्कुल। यानी उनको ये बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तान इस मसले को लेकर जाए आलमी बिरादरी में, सारे डोजियर, ये वहां से आपको सबूत मिला है, आप जाएं अक़वाम मुत्तहिदा में, चीखें, फरियाद करें, दुनिया को बताएं कि इंडिया ये कर रहा है, मोदी ये कर रहा है। क्यों नहीं बताते? ये हमारी जिम्मेदारी है बताना। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अमेज़ॉन पाकिस्तान सेलर लिस्ट में शामिल करने पर रजामंद हो गया है। लगाई साहब, ये कितनी बड़ी खबर है ई कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए? मेरे ख्याल में बड़ी खबर है, और आपको बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं, आप बहुत सी चीज़ों के आर्डर दे सकते हैं, और इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमें नहीं मिल पाती। खासतौर पर हमारे बच्चों को किताबें नहीं मिल रही थी, हमें तो इसका तशवीश रहती है अगर वो उसके ज़रिए आती हैं। और हमें बहुत सी मेडिकल की, बिजनेस की, इंजीनियरिंग की बहुत सी चीज़ें, हमें किताबें जो है वो वहाँ से मिल सकती हैं। जो अगर वो सारी चीज़ें मिलती हैं या और भी लोग उसमें चीज़ें लेते हैं तो ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया लगारी के लिए आपका। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।